नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। देवघर में हेलमेट चेकिंग के अभियान के दौरान पकड़े जाने पर बाइक सवार दो युवकों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। पुलिस ने जब दोनों युवकों को रोका और नियम उल्लंघन के आरोप में बाइक जब्त कर थाने ले जानी चाहिए तो दोनों युवकों ने बदतमीजी शुरू कर दी। इस बीच पूछताछ के दौरान मामला बिगड़ गया और बीच सड़क पर ही मारपीट होने लगी। इसी बीच मौके पर 2-3 और पुलिसकर्मी जुट गए और दोनों युवकों को पीटते हुए थाने ले गए। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बीच ट्रैफिक थाने से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों युवकों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली है, जिसके बाद उनकी बाइक को वापस कर दिया गया और मामले को रफा दफा कर दिया गया। कोरोना के कम होते मामलों के बीच लोहरदगा में 6 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप है। लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान 4 महिला और 2 पुरुष कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें रांची और गुमला के एक युवक शामिल हैं। वहीं लोहरदगा की 4 महिलाएं संक्रमित मिली हैं। इनमें से एक युवक और 2 महिलाएं कोरोना की दोनों डोज ले चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें कोरोना हुआ है। मरीजों की रिपोर्ट आने के बाद संबंधित जिलों के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। सभी संक्रमित मरीजों को सदर अस्पताल के कोविड केयर में रखा गया है। इनमें से एक महिला गर्भवती है, जिसकी विशेष देखभाल की जा रही है। सभी मरीजों का सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है ताकि पता चल सके कि उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण हैं या नहीं। पॉजिटिव केस कोरोना का पाए गए, जिसमें एक गुमला का, एक रांची का और 4 लोहरदगा प्रॉपर का, जिसमें लोहरदगा को प्रशासन को हमने सूचना दे दी है, रांची प्रशासन को भी हमने सूचना दे दिया है और डिटेल उनका भेज दिए हैं। बाकी जो 4 हैं उनको हमने एम्बुलेंस से सदर हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड में भर्ती कर दिया है। बाकी चारों लड़कियां हैं। उनका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में बाहर से आने का बिल्कुल नहीं है। लोकल स्तर पर ही कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन उन्हें हुआ है। सर, इनका जीनोम टेस्ट के लिए भेजा गया है? हाँ, जीनोम टेस्ट के लिए भेजा ताकि हमको पता चल सके कि डेल्टा है या ओमिक्रॉन है या वो अदर कोई अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसी में से किसी में है, ताकि हम और प्रिकॉशन ले सकें। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर आ रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम के आदेश पर मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू कर दी गई है। जेपीएससी के अभ्यर्थियों को मैदान से शिफ्ट किया गया था। दूसरे अभ्यर्थियों को भी मोरहाबादी खाली करने का आदेश दिया गया है। जेपीएससी अभ्यर्थियों को आज सुबह प्रशासन ने हटा दिया था और प्रशासन की कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है। तो प्रशासन की कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है। दरअसल जेपीएससी के अभ्यर्थी मोरहाबादी में प्रदर्शन कर रहे थे और रांची के मोरहाबादी मैदान में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। धारा 144 लागू कर दिया गया है और धारा 144 लागू होने के बाद से वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया और प्रदर्शनकारी इस बात से नाराज हैं कि उन्हें हेमंत सरकार के राज में प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं है, अपनी आवाज उठाने की अनुमति नहीं है। आज सुबह जेपीएससी अभ्यर्थियों को प्रशासन ने वहां पर से हटा दिया और प्रशासन के इस कार्रवाई से जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनमें नाराजगी है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या वजह है कि इन प्रदर्शनकारियों को हटाया गया? मोरहाबादी में आखिर क्या वजह है कि यहां पर प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया है? क्या सरकार अपनी नाकामियों से इन प्रदर्शनकारियों से डर गई है? जी, जाहिर तौर पर अलीम, जिस तरह से धारा 144 आज लगाई गई है, कल से ही ये प्रभावी हो गई थी धारा 144, लेकिन उसके बावजूद शाम के वक्त जो कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी, वो भी पहुंचते हैं, लेकिन उस वक्त किसी भी तरह से जेपीएससी जो आंदोलनरत अभ्यर्थी हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाता है, जबकि देर रात उन्हें वहां से उठा दिया जाता है और सभी लोगों को डिटेन कर खेलगांव ले जाया जाता है, जहां उन्हें अस्थायी कैंप जेल में रखा जाता है। तो पूरी तरह से सरकार जो है वो अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं जो
अभ्यर्थी है उनका भी साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से सरकार की ये कार्रवाई है वो तानाशाही पूर्ण है, क्योंकि वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, बावजूद सरकार के द्वारा इस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, जो कि जायज नहीं है। तो साफ तौर से जो अभ्यर्थी है उनका आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और वो पूरी तरह से सरकार के खिलाफ अब अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल जिस तरह से उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की गई है, अभ्यर्थियों का साफ तौर से कहना है कि वो आने वाले दिनों में इसे लेकर एक बेहतर रणनीति बनाएंगे और उसके बाद सरकार के खिलाफ और बिल्कुल ओम प्रकाश, एक बात तो तय है कि जो वादे सरकार ने किए थे, जेएमएम ने किए थे, हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले किए थे, उनमें से कोई वादा पूरा तो हो नहीं रहा। अब जब अभ्यर्थी हो या दूसरे आंदोलनकारी हो प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 साल का जश्न मनाने की तैयारी जेएमएम की सरकार कर रही है, तो क्या जश्न में भंग ना पड़े इसलिए इनको हटाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये सही बात है कि 29 दिसंबर को सरकार अपने 2 साल पूरे होने का जश्न मनाने की पूरी तरह से तैयारी में जुटी है और नियुक्ति वर्ष का नाम दिया गया था 2021 को। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से रोजगार के अवसर जो है वो सृजित नहीं किए जा रहे हैं, उसे लेकर छात्रों में और बेरोजगार जो युवक युवतियां हैं उनमें आक्रोश जरूर है और उसी की बानगी हमें जेपीएससी आंदोलन के तहत देखने को मिल रही थी, जो कहीं ना कहीं सरकार की जो कलई है उसे खोलती हुई नजर आ रही थी और इसे ही खत्म करने के लिए, अपने जो दाग है उसे धोने के लिए सरकार के द्वारा इस तरह की। बिल्कुल ओम प्रकाश, आपने सही कहा कि जो दाग सरकार के दामन पर लगे हैं उनको धोने की कोशिश की जा रही है, जो नाकामियां सरकार के दामन पर हैं उन नाकामियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जेएमएम के 12वें केंद्रीय महाधिवेशन की शुरुआत हो गई है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर महाधिवेशन की विधिवत शुरुआत की। इससे पहले पार्टी का झंडोत्तोलन शिबू सोरेन ने किया। इसमें पार्टी संविधान के तहत केंद्रीय समिति की ओर से पार्टी संगठन का चुनाव किया जाएगा। 3 दिनों की जगह इस बार कोविड संक्रमण की वजह से केवल 1 दिन का आयोजन हो रहा है, जिसमें राजनीतिक प्रस्तावों के साथ ही पार्टी के संविधान में संशोधन का भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। हम लोगों का शेड्यूल प्रोग्राम है। हर राजनीतिक दलों को एक निश्चित समय पर महाधिवेशन करना अनिवार्य है। उसके तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये विशुद्ध रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आज इस राज्य की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी है, उसका महाधिवेशन है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पंचायत से जिला से प्रखंड और राज्य स्तरीय और आस पड़ोस के राज्यों के सभी कार्यकर्ताओं को आज के महाधिवेशन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। रांची में चल रहे जेएमएम के 12वें महाधिवेशन में राजनीति के प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। वहीं महाधिवेशन में पहुंचे जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने सीता सोरेन को अपनी बात पार्टी फोरम में रखने की नसीहत दी। साथ ही कहा कि फ्रंट में रहकर ही अपने फायदे के लिए अलग फ्रंट बनाना गलत है और अगर सीता सोरेन को कोई शिकायत है तो उसे उचित स्थान पर रखें। कि सीधे सीधे लक्ष्य हमारा रहता है कि अंतिम पंक्ति के लोगों तक जो सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो उनका हक है, अधिकार है, वो प्राप्त हो। तो सबसे पहला हमारा मकसद यही होगा, सबसे पहला एजेंडा यही होगा। और बाकी जो सांगठनिक कार्य होते हैं, सांगठनिक जो व्यवस्था है, सभी वर्ग संगठनों का यहाँ पर उसका चुनाव किया जाएगा, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, सारी जो भी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी की जाएगी। सीता सोरेन अपने एमएलए हैं हम लोग के, तो उनको ट्वीट करने की हमको नहीं लगता है कि जरूरत समझते हैं। बिल बैठ के ये सब करना चाहिए, अपने फ्रंट में एक प्रॉपर फ्रंट होना चाहिए और उस फ्रंट से नहीं कह करके हम दूसरे फ्रंट में हम कहेंगे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए हैं और अपना फ्रंट बना के हम बोल रहे हैं, तो उचित बात नहीं, ये उचित बात नहीं। फ्रंट तो बना ही दुर्गा सोरेन के नाम से। अरे वो सब फ्रंट मान लीजिए
फ्रंट विद इन फ्रंट अगर बनता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फ्रंट एकदम फ्रंट के लिए बने तो पार्टी हित में अच्छी नहीं है। सिमडेगा में अपराधियों ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृत शिक्षक का नाम जुगल है, जो पाकरटांड थाना क्षेत्र के क्रुसकेला कदम कांड का बाजार का रहने वाला है। शिक्षक जुगल लाह का भी कारोबार करते थे। कदमटांड के पास अपराधियों ने गोली मारने के बाद उनके सिर पर धारदार हथियार से भी हमला किया था। घटना के करीब 3 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इधर वारदात के बाद शिक्षक के परिवार में कोहराम है। आपको बता दें कि पाकरटांड का इलाका जंगलों से भरा और उग्रवाद प्रभावित है। ऐसे में पुलिस घटनास्थल पर पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है या फिर उग्रवादियों ने अंजाम दिया है, इसकी जांच की जा रही है। कोई दुश्मनी भी हो सकता है किसी से, और उस साजिश के तहत भी हो, उसका जांच हम लोग अभी करेंगे। क्या गोली मारी गई? अभी पोस्टमार्टम के बाद हम लोग इसको खुलासा कर पाएंगे कि गोली है कि कट का निशान है। उसकी शांति बनाया जाएगा। जो भी इनके पीछे हैं, इस कार्य के पीछे, उसको जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। छानबीन इसका चल रहा है। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र से एक महिला लगभग 1 महीने से गायब है। महिला के माता पिता ने लोयाबाद थाने में लिखित शिकायत दी है, लेकिन इसके बाद भी अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस की लापरवाही से हताश माता पिता ने पुलिस अधिकारियों और मीडिया से न्याय की गुहार लगाई है और अपनी बेटी नहीं मिलने पर 22 दिसंबर को नाती के साथ आत्महत्या की चेतावनी दी है। परिजनों का आरोप है कि जिस युवक पर अपहरण का शक था, उसे पुलिस ने पूछताछ कर छोड़ दिया और उन्हें खुद ही अपहरण के सबूत देने को कहा जा रहा है। तो 4 दिन दौड़ते दौड़ते हम बच्चा लेकर दौड़े, तो थाना वाला फिर हम 2 आदमी बढ़िया ले गए, तो वो एक्शन लिए, थाना वाला केस लिए। उसके बाद फिर जब केस लिए तो बोलते हैं कि कुछ प्रूफ ला, किसी पर शक है तो दो, हम जाकर खोजबीन करते हैं। आप लोग से यही विनती कर, सरकार से यही प्रार्थना कर रहे थे मेरे बच्चे किसी तरह चला दे और मेरे बच्चे की मिल रही। तो पुलिस अभी तक क्या की? पुलिस कुछ नहीं साथ दे रहा हमको, एकदम कुछ नहीं। वाली बोलता है जाइए पता लगेगा तो बोलिएगा, हम कहाँ पता करें सर, हमको कुछ पता नहीं है। कौन सा थाना में कंप्लेन दर्ज करवाएं? थाना में कंप्लेन किए, थाना हमको लिखित। कौन सा थाना में? लोयाबाद थाना। गुमला में चैनपुर प्रखंड में अवैध शराब बिक्री को लेकर पुलिस और एक्साइज विभाग ने अवैध अंग्रेजी शराब और देसी महुआ शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 4 टीम ने घरों से देसी जावा महुआ जब्त किया। वहीं अंग्रेजी शराब को लेकर चैनपुर के होटलों और दुकानों में भी छापेमारी की गई। आपको बता दें कि चैनपुर अनुमंडल क्षेत्र में अंग्रेजी शराब माफिया का कारोबार खूब फल फूल रहा है, जिस पर रोक लगाने में पुलिस फेल साबित हो रही है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जावा महुआ शराब की बिक्री करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हम लोग शराब के विरुद्ध एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत हम लोग अभियान चलाए हैं, जिसमें कई जगह हम लोग जावा महुआ नष्ट किए हैं, कई जगह शराब बना हुआ था, तो उसका भी एक्साइज डिपार्टमेंट लिस्ट ले गई है। और जो होटल्स वगैरह हैं हमारे यहाँ, जो छोटे छोटे होटल्स हैं जिनके बारे में सूचना थी कि वो लोग भी शराब बेचते हैं, तो उनके यहाँ भी छापामारी की गई है और जिसके यहाँ से सामान बरामद हुआ है उनको एक्साइज डिपार्टमेंट ले गई है। वहाँ से वो अपना आवश्यक जो कार्रवाई है वो करने के बाद आगे काम करेगी अपना। गिरिडीह में अवैध कोयले का कारोबार फल फूल रहा है। वहीं पुलिस की छापेमारी में कोयले भी जब्त किए जा रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धनियाडीह में एसडीपीओ के नेतृत्व में कोयले के अवैध धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें 10 टन से अधिक कोयला जब्त किया गया। इस दौरान सभी धंधेबाज भाग निकले। पुलिस को बैलगाड़ियों के जरिए कोयले का अवैध उठाव किए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। संलिप्त है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और मेरा पूरा प्रयास है कि कोयला एक जो अभियान चलाया है हमने पिछले साल से, उसको आगे भी रखेंगे और कोयला चोरी पर बिल्कुल ही रोक रहेगा। जामताड़ा साइबर पुलिस ने शातिर साइबर अपराधी कलीम अंसारी को जेल भेज दिया।
पिछले दिनों छापेमारी के दौरान कलीम अंसारी के घर से 14 लाख कैश बरामद हुए थे। कलीम अंसारी काफी समय से फरार चल रहा था। कुछ दिन पहले साइबर थाना पुलिस ने उसके घर पर इश्तेहार चिपकाया था, जिसके बाद 13 दिसंबर को उसने कोर्ट में सरेंडर किया था। इधर साइबर पुलिस ने करमाटांड थाना के असनहरिया गांव में छापेमारी की, जिसमें एक अपराधी गिरफ्तार किया गया, जबकि 5 अपराधी फरार हो गए। सभी फरार अपराधियों की तलाश जारी है। घाटशिला अनुमंडल के मुसाबनी प्रखंड के पहाड़ी गांव दुर्गा आटा में आज तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं। यहां ना तो सड़क है और ना ही पेयजल की सुविधा। यहां पिछले 70 साल से विकास का पहिया रुका पड़ा है। विकास योजनाओं के अभाव में लोग गांव के से पलायन करने को मजबूर हैं। इस गांव तक जंगल के दुर्गम और पहाड़ी रास्ते से होकर ही पहुंचा जा सकता है। वीडियो जब इस गांव में पहुंची तो उन्हें कई बार बाइक को धक्का भी देना पड़ा। गांव में सबसे बड़ी समस्या सड़क और पानी की है। सबसे अधिक परेशानी बरसात और गर्मी के मौसम में होती है। वीडियो ने गांव का भ्रमण करने के बाद जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। हम लोग का बहुत सारा समस्या है। यहाँ पर पानी भी सुविधा नहीं है, रोड भी सुविधा नहीं है। जो अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो गया आदमी का तो उसको हम लोग खटिया से ले जाते हैं। हमें तो फिर एम्बुलेंस भी नहीं आता है। यहाँ पर आधा रास्ता आता है, आधा रास्ता तक मतलब खटिया से ले जाना पड़ता है। जो पीने का पानी तो और ज़्यादा समस्या है। पानी की पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग कुआं से खेत का पानी पी रहे हैं और फॉरेस्ट लैंड होने के कारण इनको मनरेगा से भी हम सिंचाई कुआं नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इतनी समस्या है तो इसको देखते हुए इसका कुछ ना कुछ हम लोग रास्ता निकालते हैं और निश्चित रूप से इनका पानी पीने की व्यवस्था प्रखंड कार्यालय की ओर से किया जाएगा। और रोड के लिए हम लोग देखते हैं, आगे प्रस्ताव भेज सकते हैं। घाटशिला अनुमंडल के मुसाबनी प्रखंड के पहाड़ी गांव दुर्गा आटा में आज तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं। यहां ना तो सड़क है और ना ही पेयजल की सुविधा। यहां पिछले 70 साल से विकास का पहिया रुका पड़ा हुआ है और हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहां पर लोगों के सामने परेशानी है। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग डीसी और नगर आयुक्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। 7 जनवरी को दोनों अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया गया। जनहित याचिका पर शहर की सड़क, नाली और सफाई व्यवस्था पर सुनवाई हुई। कोर्ट में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट की बदहाल स्थिति की तस्वीर दिखाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। नाली, सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट और गार्बेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत ही प्रॉब्लम है और वहां स्थिति काफी दयनीय है और काफी पैथेटिक है। इसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने डिप्टी कमिश्नर हजारीबाग और म्युनिसिपल कमिश्नर हजारीबाग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कोर्ट में अपीयर करने के लिए आदेश जारी किया है। 7 जनवरी को अगला मामले की सुनवाई होगी। पूर्वी सिंहभूम के धालवुमगढ़ प्रखंड के कोकपाड़ा पंचायत में मुखिया फंड से बने 3 पानी टंकी में से एक के गायब होने का मामला सामने आया है। मामला तब तक सामने आया जब सूचना के अधिकार के तहत मुखिया से पानी टंकी की रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट में एक ही जगह पर 3 वाटर टैंक बनाने की बात कही गई, जबकि वहां 2 वाटर टैंक बने हैं। अब आरटीआई कार्यकर्ता ने मुखिया पर 3,70,000 के गबन का आरोप लगाया है। वहीं मुखिया ने आरोपों पर सफाई दी है। इधर एक पानी टंकी गायब होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। गया साल मुझे सूचना उपलब्ध कराया गया। मैंने यहां आकर देखा कि एक भी माने जल मीनार का अधिष्ठान नहीं है, दोनों 0 था। तो मैंने प्रखंड कार्यालय में बड़ाओं को वहाँ बोला कि ऐसा ऐसा बात है, आपका मैडम जेई ये सब जेल जाएंगे। तो तब वहाँ बोलने के बाद इस साल दोनों जैसे तैसे करके 2 जल मीनार बना दिया गया। अजित कुमार साहु द्वारा लिखा जो आरटीआई कार्यकर्ता है जो लिखे हैं, जो ऑब्जेक्शन किए हैं कि ये एक ही जगह 2 जल मीनार बनाया गया है, गलत हम लोग मानवीय भूल से दिलीप कुमार पंडा के घर के सामने जल मीनार 2 बार लिखा गया है।
रामगढ़ में पतरातू रेलवे फाटक की वजह से हर दिन घंटों लोग फंसे रहते हैं। रांची जाने के रास्ते में रामगढ़ और हजारीबाग के लोगों को रास्ते में ब्रेक लग जाता है। खासकर गंभीर रूप से बीमार रोगी और इमरजेंसी में रांची जाने वाले लोगों की ज्यादा परेशानी होती है। रांची जाने के ये सबसे नजदीक रास्ता है। यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग सालों से होती रही है, लेकिन अब तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। पहले भी थी और अब तो इस हद तक परेशानी बढ़ गई है कि अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि समय समय पर मांग हो रहा है कि ओवरब्रिज यहाँ बनाया जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि हजारीबाग, रांची और रामगढ़ का जो मुख्य मार्ग, जो मुख्य सड़क है, वो यही है और काफ़ी लोगों का इसमें आवागमन है। ये पतरातू जो गेट जो है आम आदमी के लिए बहुत परेशानी है। यहाँ पे ओवरब्रिज बनाना बहुत जरूरी है, कि किसी कोई भी पेशेंट को अगर जाना पड़ता है रांची के ट्रीटमेंट कराने के लिए इमरजेंसी पे, तो गेट के चलते बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ तक कि कभी भी कुछ भी घटना घट सकता है पेशेंट के साथ। सिमडेगा में प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी बालू का अवैध धंधा जारी है। बालू माफिया नदी घाटों से दिन दहाड़े बालू का उठाव कर रहे हैं। इससे जहां राजस्व की हानि हो रही है, वहीं खनन विभाग मजबूर नजर आ रहा है। बालू माफिया सुबह 3 बजे से ही बालू घाटों से बालू का अवैध उठाव कर रहे हैं। इससे वहां ट्रैक्टर की आवाज से लोग परेशान रहते हैं, वहीं हादसे की आशंका से भी लोग सहमे रहते हैं। जिले में केवल 5 बालू घाटों की बंदोबस्ती होने वाली है, जबकि यहां 12 से अधिक बालू घाट हैं। वहीं खनन पदाधिकारी विभाग में स्टाफ की कमी से हाथ खड़े करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन नियम कानून है कि नहीं? आज अवैध बालू इतनी ज़्यादा मात्रा में हमरा ही गली से सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे दिन तक करीब 40-50 ट्रैक्टर आता है। तो बताइए क्या कैसे चलेगा? इस पर राजस्व की मार हो रही है। या तो फ्री कर दे सरकार, या तो किसी को टेंडर दे दे, लेकिन ये अवैध बालू का निकासी जो हो रहा है ये बहुत गलत है। अवैध परिवहन के मामले में हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अंचलाधिकारी को भी अपने अपने प्रखंडों में, अपने अपने अंचलों में कार्रवाई के लिए जिला स्तर से निर्देशित है और उनके द्वारा भी कार्रवाई कर रही है। चूँकि अभी आज के डेट में बालू का बंदोबस्ती का कार्रवाई भी चल रहा है, JSMDC के माध्यम से MDO का सिलेक्शन हो गया है और अंतिम प्रक्रिया में बहुत जल्द ही बालू का यहाँ पर बंदोबस्ती हो जाएगा। और ज्वार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए News 18 बिहार झारखंड के साथ।